हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रमेश मलान शो। मैं हूं रमेश मलान और आज हमारे साथ जुड़े हैं evidyalay.com के फाउंडर वकील सर। बहुत सारा पोएम हमने लिखा है। मिर्जापुर तो ऑलरेडी बदनाम है ही। हमने मजबूरी में टीचिंग स्टार्ट किया था। बदनाम नहीं यार, सॉरी बंद करो यार। आजकल के बच्चों में आपको ऐसा क्या देख किचन में रखा जो चाकू है, बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन मोबाइल। लेकिन आप ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट गंदा है, तो बच्चा ऑलरेडी गंदे चीजें सीखेगा। कास्टिज्म को खत्म करना चाहते हैं तो मे बी यू हैव टू जस्ट चूज एजुकेशन। कास्ट मैटर नहीं करता। वेल, अगर मैं कहूँ कि जिस देश में राजनीति जातिवाद पे चल रहा हो उस देश का विकास इम्पॉसिबल। वेलकम बैक टू द रमेश मलान शो। मैं हूं रमेश मलान और आज हमारे साथ जुड़े हैं वकील सर, जो कि evidyalay.com के फाउंडर भी हैं और ये सर कई सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए पहले धन्यवाद दिल से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। तो सबसे पहले हम अपने बारे में बताएं तो नमस्कार, मैं वकील कुमार, फाउंडर ऑफ evidyalay.com। और उसके साथ साथ जब भी हमें मौका मिलता है तो हमारा जो पैशन है वो राइटिंग का है, तो कभी कभार राइटिंग भी कर लिया करते हैं। बहुत सारा पोएम हमने लिखा है और शॉर्ट स्टोरी वगैरह सब लिखते रहते हैं। सर, बाद में अगर मैं बात कहूँ तो सारे बच्चों का यही सवाल है कि आपका क्या ऐसा मोटिव था कि टीचिंग लाइन में आना है। ये सबसे पहला सवाल बनता है सारे बच्चे का। और evidyalay.com फाउंडर कहाँ से आइडिया आया बनाने का? मतलब मिर्जापुर सीरीज का एक डायलॉग है कि शुरुआत मजबूरी में किए थे पर अब मज़ा आ रहा है। तो हमारे साथ भी टीचिंग का कुछ इसी तरीके का एक्सपीरियंस रहा है। हमने मजबूरी में टीचिंग स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे बच्चों का सपोर्ट मिला। बच्चे लोग ही बोलने लगे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसी से हमको मोटिवेशन मिला और उसी मोटिवेशन के वजह से हमने टीचिंग के फील्ड में अपना कदम रखा। तो मिर्जापुर तो ऑलरेडी बदनाम है ही। बदनाम नहीं यार, सॉरी बंद करो यार। वैसे अगर मैं बात करूं मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर काफ़ी फेमस वेब सीरीज है पूरे फिल्म इंडस्ट्री में और कहीं ना कहीं सर इंस्पायर्ड हुए हैं मिर्जापुर से। तो मैं मिर्जापुर के जो भी हैं, चाहे ते एक्टर हैं, चाहे फाउंडर हैं, चाहे क्रिएटर हैं, मैं इनके तरफ से क्रेडिट देना चाहता हूं उनको। बाद बाकी सर, पर्सनली मेरे नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मैं ऑलरेडी मिर्जापुर का सारा सीरीज देख चुका हूँ और इतना लल्लन टॉप है ना, मत पूछिए सर। वेल, अगर मैं पर्सनली इस पे फीडबैक दूँ तो बहुत ही अच्छा सर। मिर्ज़ापुर जैसे सीरीज से इंस्पिरेशन लेना गजब का डेडिकेशन है सर आपके अंदर। और वो भी, और साथ में जो बिहार का रियलिटी है, यूपी का जो रियलिटी है, वो पूरी तरीके से उसमें खुलेआम दिखाया गया। उससे हमें सीख लेना चाहिए कि भैया क्या कंडीशन हमारे बिहार का है, क्या कंडीशन यूपी का है। इसको बदल करके फ्यूचर में क्या बेहतर किया जा सकता है, ताकि लोग बिहार के अंदर में इस तरीके का थॉट न रखें कि जो मिर्जापुर सीरीज में यूपी बिहार को दिखाया गया वो रियल में नहीं। तो इससे ही हम सीख सकते हैं। वेल, अगर मैं बात करूँ, हम लोग यहाँ पे मिर्ज़ापुर का एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आए हैं सर। अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, और क्या मतलब आजकल के बच्चों में आप ऐसा क्या देखते हैं जो उनके अंदर में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है? इंस्टाग्राम, मोबाइल, मतलब पढ़ाई को लेकर के इतना डेडिकेटेड नहीं है जितना डेडिकेटेड होना चाहिए। तो क्या आप आपकी नज़र में क्या ऐसा डिस्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स के लिए आज के ज़माने में? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है और बहुत सारे पेरेंट्स और यहाँ तक कि जो टीचर हैं उनको भी कभी कभी लगता है कि भैया बच्चों का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन मोबाइल फ़ोन है। एक बात बताइए, हम अपने घरों में जो है किचन के अंदर में नाइफ यानी कि चाकू यूज करते हैं। जरा आप ये बताइए, वो जो चाकू हम लोग यूज करते हैं किचन में, उसका क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बेसिकली हम लोग या तो सब्जी काटते हैं, सब्जी काटने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो फल वगैरह काटते हैं। फल वगैरह सब काटने में इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लोग किचन के अंदर में उस चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने में या फल काटने में करते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी देखते हैं कि आखिर ये किचन में रखा जो चाकू है इसका काम है फल और सब्जी को काटना। ठीक है, इसी प्रकार से हमें अपने बच्चों को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये जो भैया मोबाइल है इसका सही इस्तेमाल हम लोग पढ़ाई के लिए, सही इस्तेमाल हम लोग इससे नॉलेज गेन करने के लिए कर सकते हैं। बट जो सीनियर पेरेंट्स लोग हैं वो खुद इस मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट है। वो ज़्यादातर यूज इस मोबाइल का टाइम पास के लिए करते हैं।
तो बच्चा ऑब्वियसली बात है कि भैया सीखेगा ही कि मोबाइल का काम भैया टाइम पास करना। तो हम पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि भैया पूरा गलती बच्चे का है। बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन मोबाइल। हमें उन्हें यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि मोबाइल का सही यूज करके हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन हम इसको नहीं मानते हैं, खास करके आज के दौर में, डिजिटल दौर में। मतलब कि बच्चों का डिस्ट्रैक्शन मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है, हमें सिर्फ ये उन्हें बताना पड़ेगा कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। वेल स्टूडेंट्स सही जानते हुए भी ये गलती करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन क्या है और क्या नहीं है। इसलिए वो गलती करते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो मोबाइल चला लेते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो सीरियल देख लेते हैं। भैया आप उनके सामने सही यूज तो करिए। जब पेरेंट्स ही सही यूज नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ से करेंगे? जब टीचर मोबाइल का सही यूज नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे? तो उन्हें हमें एहसास दिलाना। वेल अगर आपने अभी बताया है कि एग्जांपल दिया चाकू का, तो अभी इंडिया और खास करके बिहार के अंदर चाकू का जो बोले कि सब्जी वगैरह और फल वगैरह तो आजकल कहीं ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है। तो चाकू का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मोबाइल का क्यों नहीं? मोबाइल का क्यों नहीं, बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका। अब नहीं, देखिए बिहार की रियलिटी है ये। हाँ, क्योंकि ये शादी होता है और फल की जगह पे पता नहीं गला भी चला जाता है, मे बी होता है बिहार कहने के का अंदर मतलब ऐसा देखिए, केस है। हमारा जो जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, हाँ, इस पर डिपेंड करता है। environment, तो आप अपने इर्द गिर्द में यदि एनवायरमेंट बेहतर रखते हैं, अच्छे लोग के साथ रहते हैं, तो आप बहुत बेहतर रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ का एनवायरमेंट गंदा है, तो बच्चा ऑलरेडी गंदे चीज़ ही सीखेंगे। तो आप बेहतर करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपका बच्चा बेहतर करना चाहता है, तो अच्छे एनवायरमेंट क्रिएट करिए जहाँ पर आप रहते हैं। क्योंकि आप घर को कितना बेहतर बना लीजिए, बच्चा सिर्फ घर में रह करके अपना ज़िंदगी नहीं चला सकता है। उनको रियल सोसाइटी के अंदर में आना ही पड़ेगा, और यदि सोसाइटी गंदा रहेगा तो वो बच्चा भी गंदा हो जाएगा। इसलिए यदि आप एजुकेटेड है तो अपनी जिम्मेदारी केवल अपने परिवार को सुधारना नहीं समझिए, सोसाइटी को सुधारना समझिए। क्योंकि आपका जो बच्चा है आने वाला टाइम में सोसाइटी में ही आएगा। सोसाइटी गंदा रहेगा, आपका बच्चा अच्छा होते हुए भी गंदा हो जाएगा। तो खुद को सही करने के साथ साथ सोसाइटी पर भी ध्यान देना चाहिए। सर अगर मैं बात करूं कि अभी आपने बताया कि सोसाइटी वगैरह, तो एज अ टीचर आप हैं तो मुझे आई थिंक लगता है कि सभी पेरेंट्स का ये सवाल होगा कि सही में इन्वायरमेंट मैटर करता है या कास्ट मैटर करता है। ये हमारा सवाल नहीं है, ये कुछ पेरेंट्स के सवाल हैं। आप देखिए बिल्कुल सही बात है, कास्ट मैटर नहीं करता। कास्ट इसलिए नहीं मैटर करता क्योंकि आप देखे होइएगा कि जो बड़ी जाति के लोग हैं, चलिए मान लेते हैं कोई ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, उसके बगल में यदि किसी छोटी जाति का घर है, और यदि ब्राह्मण जाति के अंदर सही में ब्राह्मण वाला गुण है, तो वो छोटी जाति के लोग होते हुए भी अच्छा गुण अपना सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कास्ट पे डिपेंड करता है। ये सारे के सारे चीज इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और इन्वायरमेंट तैयार कैसे होता है? तो मेरे भाई एजुकेशन से तैयार होता है। जिस कास्ट में एजुकेशन बेहतर होगा, वो कास्ट का एनवायरनमेंट ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा, वो सोसाइटी ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। लेकिन यदि कितनों बड़का कास्ट है, एजुकेशन बेहतर नहीं है उसके अंदर, तो एनवायरनमेंट बेहतर नहीं हो सकता। तो मेन फोकस हम लोगों को एजुकेशन पर ही करना चाहिए। एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनवायरनमेंट। जो भी टेक्निकल भाषा यूज़ किए हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी सोसाइटियल होते हैं और एजुकेशन, अगर आप बच्चे को सुधारना चाहते हैं और कास्टनिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मे बी यू हैव टू जस्ट चूज एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे कास्टनिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। सर इस पे एक और क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटियल तो खांसी होने लगा। एज अ स्टूडेंट अगर कहें तो स्टूडेंटों का कुछ सवाल रहता है, और कुछ पेरेंट्स भी हैं, और इसमें कुछ हैं बड़े बड़े आदमी हैं, और कहीं ना कहीं है जो उनका सवाल है। वो पूछते हैं आपसे कि सही में इंडिया के अंदर, यानी बिहार के अंदर, इंडिया तो इंडिया, बिहार के अंदर खास करके कास्टनिज्म खत्म हुआ है? नहीं भैया, मतलब जातिवाद। ये बिहार की यदि हम बात करें ना, तो बिहार के भैया रग रग में, यहाँ तक कि बोले कि इनके डीएनए में जाति बसा हुआ है। और यहाँ पर बिहार में जो भी डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, हमारे सोसाइटी के द्वारा हो,
वो डायरेक्ट डिपेंड करता है कास्ट पे, जाति पे। ये भैया कभी नहीं लगता है कि बिहार के अंदर खत्म होगा, क्योंकि कितना भी एजुकेटेड लोग हैं वो सामने में कुछ भी बड़ा बड़ा फेंक के चला जाएगा, लेकिन अंदर से वो जातिवाद को भैया तवज्जो देता है, जातिवाद को फॉलो करता है। तो बहुत दिक्कत की बात है, पूरे डीएनए में बसा हुआ है बिहार के अंदर जाति। वेल अगर मैं कहूँ कि जिस देश में राजनीति जातिवाद पे चल रहा हो, एजुकेशन पे ना चल रहा हो, व्यवस्था पे ना चल रहा हो, विकास पे ना चल रहा हो, सिर्फ और सिर्फ जात पर अगर पॉलिटिक्स यानी राजनीति चल रहा हो, उस देश का विकास इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल। और आप लोग पूछते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। आप अपने आसपास की नज़र को देखिए, सच में जातिवाद खत्म हुआ है? आप अपने बड़े नेता को देखिए, क्या वो सच में आपसे जब वोट मांगने आते हैं तो जातिवाद नहीं फैलाते हैं? चाहे वो आपका सीएम हो, पीएम हो। जैसे कि आपने पूछा ना कि बिहार के अंदर जातिवाद किस हद तक फैला, आपको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि बिहार के अंदर जातिवाद और धार्मिक कट्टरता किस हद तक फैली हुई है। परसों तरसों की बात है, हम एक दुकान पे समोसा खा रहे थे। तो उस दुकान पे जब समोसा खा रहे थे, तो जब हम समोसा खा रहे थे एक दुकान में, तो दो व्यक्ति बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि भैया एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया एनएच पर, है ना, जिसमें उसका स्पॉट मौत हो गया। तो वह इंसान ये नहीं पूछ रहा है कि भैया वो कहाँ का था या कैसे हुआ, किसके साथ टक्कर हुआ। वो सामने वाला बंदा डायरेक्ट पूछ रहा है कि कौन धर्म का था। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया मरने वाला मर गया। अब वहाँ पे ये लोग सवाल कर रहे हैं कि जो मरने वाले लोग हैं वो कौन से धर्म का है। भैया आप ये पूछते कि भैया वो किस गांव के थे, कैसे टक्कर हो गया, ये एक जेन्युइन सवाल था। हमारे यहाँ लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन धर्म या कौन जाति के थे। ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज नहीं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी बिहार हो या हमारा पूरा देश हो, धार्मिक कट्टरता और जातिवाद किस हद तक फैली हुई। इसके तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मैं ये कहूँ कि एज अ टीचर समाज को सुधारने के लिए यानी जातिवाद खत्म करने के लिए समाज से क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो समाज को करना चाहिए? देखिए, समाज के लिए बहुत सारा चीज है, खास करके एक टीचर ऐसा कहा गया हमारे समाज के अंदर में, एक टीचर समाज का निर्माण भी कर सकता है और एक टीचर समाज का विनाश भी कर सकता है। ये सारे के सारे चीज एक टीचर के हाथ में होते हैं। तो एक टीचर की यह जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम पढ़ाने के लिए जाए तो अपने जुबान से कभी भी इस तरीके का वर्ड न निकालें कि सामने वाले किसी अलग मजहब को चोट पहुंचे। इस तरीके के वर्ड से हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम लोग समाज में कोई काम करें तो सभी की सहमति से करें। आप जैसे एग्जाम्पल में कोई का तबीयत ही खराब हो गया, आप गांव में चंदा कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये अलग मजहब का तो इससे हम चंदा क्यों लेंगे, ये अलग मजहब का तो इससे हम चंदा क्यों लेंगे। सभी मिलजुल करके काम करें, क्योंकि मिलजुल करके काम करने से हमारा समाज खुशहाल होता है, तभी जाकर के हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो मतलब एज अ टीचर आपका 3 सुझाव है कि समाज को ये 3 चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से समाज से जातिवाद कुछ हद तक खत्म तो नहीं हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मुझसे लिखवा लीजिए, अगले 10 साल बाद 15 साल जब भी आपको क्वेश्चन मिले, मौका मिले, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उस पर एग्रीमेंट कर देंगे कि जातिवाद भारत के अंदर, बिहार के अंदर कभी खत्म नहीं होने वाला। हाँ, कम हो सकता है, बट अभी का जो जनरेशन है ना, धीरे धीरे अब वो पीछे वाले चीज को नहीं मान रहे। जैसे हम हो गए, आप हो गए, अब जो आगे का जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो जिसे हम लोग जेनजी कहते हैं, जो जेनजी होता है भैया, ये न तो उतना ज्यादा धर्म को फॉलो करता है, न उतना ज्यादा अपने जाति बिरादरी को फॉलो करता है। वो फॉलो उसी को करता है जो राइट है। जैसे एग्जाम्पल में अभी देखिए ना, कॉकरोच जनता पार्टी, भैया इसको कौन ज्वाइन कर रहा है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ज्वाइन कर रहा है? क्या सिर्फ मुसलमान धर्म के लोग फॉलो कर रहा है उसको? नहीं भैया, जिनको भी लगता है कि भैया ये जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है ये सही कर रहा है, देश के लिए आवाज उठा रहा है, हर हिंदू हर मुसलमान सभी इस सीजेपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला टाइम में खत्म हो सकता है, बट वक्त लगेगा। पहले अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कॉकरोच जनता पार्टी उसको 22 मिलियन लोग फॉलो करते हैं ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। कई सारे लोग पेज पे भी फॉलो करते हैं और कई सारे हैं जो ऐप पे डेवलप किए भी हैं। 2 करोड़
लोग उसको फॉलो करते हैं, और 2 करोड़ कोई और नहीं है, जेंजी। और जेंजी कौन? कॉकरोच। हमारे न्यायाधीश के सबसे बड़े पदाधिकारी ये कहते हैं कि हमारे देश के युवा कॉकरोच। सीरियसली कॉकरोच है। देख लीजिए, आप रिजल्ट देख लीजिए, 2 कॉकरोच का जो आप बोले हैं ना, वो रिजल्ट देख लीजिए। वेल, कॉकरोच जनता पार्टी से सभी जेंजी जुड़ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं कास्ट नेम्स को नहीं मानते हैं। और सही सर बताएं कि फैक्ट जो है, जो राइट है, वो जेंजी के लिए राइट है। बिल्कुल। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डोंट मैटर। जाति बनाया गया है नहीं। जात उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वो उसका एक पहचान भी नहीं है। जात एक नाम है, सिर्फ नाम, और नाम को हम लोग आइडेंटिटी नहीं कह सकते। वेल सर, इन सभी को हटा के देखा जाए तो हमारे भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स, जातिवाद चलता रहेगा। इसी बीच में हम कुछ स्टूडेंट्स जो है उनका सवाल है, मैं बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का नाम आप ही के कोचिंग का है सर? अच्छा। हाँ, नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा। अच्छा। उसका क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट 90 दिन की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, 90 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि मोटा मोटी 3 महीने की बात हो रही हाँ हाँ, है ना। तो सीरियसली यदि हम बोले तो आपको पूरे साल पढ़ना ही होगा। बट आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको evidyalaya.com से जुड़ना पड़ेगा। यदि आप evidyalaya.com से जुड़े हैं, उसके बाद आप लोग को प्रोमिस करते हैं, आप लोग को गारंटी देते हैं कि हमारे यहाँ 9 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 1 साल में बचा 3 महीना। 3 महीना यानी कि 90 दिन। अब इस 90 दिन में आप ये करिए कि जितना हमने आपको पढ़ाया है, जितना हमारे टीम के द्वारा आप लोग को पढ़ाया गया, उस 90 दिन में केवल और केवल आप पीस रख के, पीस के साथ, पैसेंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। जितना टीचर पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, न तो उससे ज़्यादा करें न उससे कम करें। आप 90 दिन के अंदर यदि रिवीजन कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट पूरे इलाका में आपका होगा, इस बात की गारंटी देते हैं। वेल, अगर ये जो भी क्वेश्चन पूछा है उसने मुझे पर्सनली डीएम किया है कि ब्रो मैं बैक बेंचर हूँ, और मैं अपने कोचिंग के संस्थापक से ये पूछ रहा हूँ कि 3 महीने में कैसे पास किया जाए। ये बैक बेंचर है। और सर, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे बच्चे का सवाल। बच्चे का सवाल है कि सर बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट 90 डेज की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बैक बेंचर पूछ रहा है, आपकी कोचिंग का है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा, चलिए, तो जो भी है उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि आप वकील सर का जो दिया हुआ PDF वगैरह सब होता है, evidyalaya.com के द्वारा जो आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है, सच में आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ 3 महीना में करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा दिया गया जो नोट्स है, उस नोट्स को आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले। 100% आपका फर्स्ट डिवीजन कहीं नहीं गया, इस बात की गारंटी। तो भाई जो भी बोला था सुन लो, सर क्या दे रहे हैं सलाह। और जो भी 10th में बोर्ड के बच्चे हैं, 90 दिन के अंदर स्ट्रेटेजी बना के आप सही में फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। और कैसे होगा ये? ज्वाइन evidyalaya.com। यहाँ पे आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ बेस्ट सोल्यूशन भी दिया जाता है, और बच्चे को अच्छी तरीके से गाइड किया जाता है। जहाँ पे बच्चे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो बच्चे के ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एकेडमिक हो, या पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रहा हो, तो प्लीज़ आप वकील सर से मिल सकते हैं। एंड आई होप कि ये सर आपको उन चीज़ में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, हम तो वैसे बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे एक चीज़ कि जिनका फाइनेंशियली भैया कंडीशन खराब है, वो बच्चे आप हमसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये विद्यालय हमारा यूट्यूब चैनल है भैया, 7 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक हम और हमारे टीम के द्वारा रोज ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। तो आप यदि चाहते हैं फ्री में पढ़ना, तो आप यूट्यूब पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ईजी है। सर, इसी में कुछ सेंसिटिव क्वेश्चन था, सेंसिटिव नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर यदि कोई बच्चा है जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, ठीक है, एंड वो बच्चा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, अगर वो बच्चा evidyalaya.com के पास आता है तो उस बच्चे को यहाँ से क्या होप मिलना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से हर इंसान के लिए
मंदिर और मस्जिद का दरवाजा खुला रहता है, किसी भी धर्म किसी भी मजहब का, उसी तरीके से भैया evidyalaya.com का दरवाजा हमेशा खुला था, खुला है और हमेशा खुला रहेगा। आप बेहिचक यहाँ पर आ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, लाइक बहुत वीक, दे कांट अफोर्ड एजुकेशन, और वो बोर्ड में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने बोला कि सर ऑनलाइन पढ़ लेना है, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसके पास फ़ोन नहीं होता है, और मैंने पर्सनली देखा है ग्राउंड पे सर, उस बच्चे के पास फ़ोन नहीं है और बेचारा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा मतलब खराब है कि वो गांव में जो टीचर होते हैं वो उसको पढ़ा नहीं सकते। मैं उन सभी टीचर से कहना चाहता हूँ कि अगर 1000 बच्चे में एक बच्चा कोई आकर के एजुकेशन ले ले आपसे, और पैसा नहीं देता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मेरे हिसाब से एज अ ह्यूमैनिटी शायद करनी चाहिए। और 100% में 95% टीचर्स ऐसे होते हैं जो कर देते हैं, ये चीज़ करते हैं, लेकिन 5% ऐसे टीचर होते हैं, उनको तो मैं क्या ही कहूँ, वो टीचर उस बच्चे को मतलब लिटरली देखना भी नहीं चाहते, भगा देते, बोलो पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगा। तुम ही हो टीचर और दुनिया में टीचर नहीं है। हाँ ना इस तरीके, देखिए जैसे आपने कहा ना कि evidyalaya.com में फ्री में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो इस बार के टॉपर रहे, 451 नंबर क्लास 10th में उनका इस बार आया, नाम बता बट हम उसका नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए हर इंसान का अपना, हर परिवार का अपना एक रिस्पेक्ट होता है। हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ा होगा उसको पता होगा कि इस बार 451 नंबर किसका आया है। आप देख सकते हैं 451 नंबर किसका आया है। तो ये बच्चा को हमने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक फ्री में पढ़ाया और उसका रिजल्ट ये बच्चा हमको दे के गया 451 नंबर। हमारे यहाँ का ये टॉपर है इस बार, और कहीं कहीं तो आपको उससे हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा था जो लिटरली हमको मतलब रिप्रेजेंट करेगा, हमको रिप्रेजेंट करेगा। जब वो बच्चा का हम पॉडकास्ट लिए, देखिए रोंगटा खड़ा हो रहा है, जब उस बच्चे का हम पॉडकास्ट लिए तो बच्चा अपने आप बोल रहा है कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पढ़ाया। और हमने उसको इसलिए पढ़ाया क्योंकि उनके पिताजी जो है मतलब डेथ कर गए, तो हमने उनको 7, 8 से ही हमने पढ़ाया और उसका रिजल्ट बच्चा दिया। तो ये हमारा मोटिवेशन होता है कि भैया हमने बच्चे को पढ़ाया तो वो कुछ करके दिखाया। और हमेशा उनको हम बोलते हैं कि बउआ तुम कहीं भी रहना, जब भी ज़रूरत पड़े सिर्फ एक कॉल करो, जहाँ तक पॉसिबल होगा एजुकेशन के फील्ड में हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। और वो बच्चा आज भी शिद्दत से पढ़ रहा है, तो ये सब एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। और कहीं ना कहीं आपके लिए भी बना है, क्योंकि उस बच्चे को पढ़ा रहे थे जो बच्चा सीरियसली हमको कुछ दे के गया है। और हमारा कहने का मतलब ये रहता है कि जिस समाज में, जिस गांव में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस गांव के यदि 100 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे पैसा दे रहे हैं, उसमें से यदि 2 बच्चा नहीं दे पा रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस समाज से हम 2 रुपया कमा रहे हैं, यदि वक्त पड़े तो उस समाज को हम कुछ ना कुछ लौटाएं। और यदि हम पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चों पर हमें एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को और अपने समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल होता है वो अपने समाज के लिए खड़े रहते हैं। यानी एक टीचर की अकाउंटेबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज के उन जिन बच्चों के लिए खड़ा हो जिनके पास ना फाइनेंशियल है ना एकेडमिक है, उन बच्चों के लिए एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खड़ा हो। सर एक इंटरेस्टिंग सवाल है और शायद सभी बच्चों का होता है, और कहीं ना कहीं हर एक बड़े बड़े टीचर इस सवाल के बारे में जिक्र करते हैं, मैं भी कर देता हूँ। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि सही में मार्क्स जो है, मार्क्स सक्सेस का मैटर करता है? कुछ ऐसा ही सवाल है, सच में मैटर करता है मार्क्स सक्सेस का वगैरह वगैरह? नहीं, देखिए मार्क्स अलग चीज़ है और सक्सेस अलग चीज़ है। हाँ जैसे एग्जाम्पल है मार्क्स, क्लास 10th में आपने एकदम शिद्दत से पढ़ाई किया तो मार्क्स आप बेहतर ले आए, लेकिन क्या क्लास 10th में मेहनत आपने किया, मार्क्स बेहतर आ गया, तो क्या आप जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं? नहीं। सक्सेस होने के लिए आपके पास कम से कम 2 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहला चीज़, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी। जिस भी इंसान के पास ये दोनों चीज़ है भैया, जिस भी फील्ड में जाएगा तबाही मचा देगा। इसलिए आपको तबाही मचाना है जिंदगी में तो कोई ना कोई स्किल सीखिए और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क 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 ओनली वर्क,
केवल और केवल आप काम करते रहें, आने वाला 5 साल में उस फील्ड का आप भैया किंग बन जाइएगा। सिंपल रूल है सक्सेस का। भाई जो भी स्टूडेंट पूछता है, मेरा भी यही है कि मार्क्स सक्सेस का पैरामीटर नहीं है कि भाई मार्क्स अच्छा आ गया तो सक्सेस मिलना ही मिलना है, मार्क्स खराब आया तो सक्सेस नहीं मिलना है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक टीचर यही कहते हैं कि मार्क्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। तो इस बात से भाई फिक्र हो जाओ, मार्क्स मैटर नहीं करता है। बाद बाकी एक कहावत है ना कि जब जागो तब सवेरा। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि आपका 10th में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप पढ़ना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी रखिए, मेहनत करते रहिए, जिस भी फील्ड में मेहनत करिएगा उसमें बेहतर कर लीजिएगा। क्योंकि कई सारे लोग हैं जैसे आपके फेवरेट चीकू जी, जो कि विराट कोहली के नाम लोग, तो वो भी ज़्यादा उस समय एजुकेटेड नहीं थे जिस समय उनको ये सोचना चाहिए था कि हाँ मेरा मार्क्स अच्छा आ जाएगा तो हम सक्सेस हो जाएंगे। मार्क्स उनके भी बेटर नहीं आए, जाके देख लेना कि भाई चीकू जी के जो भी विराट कोहली है उनका मार्क्स कितना आया है। ये हमारे रोनाल्डो जी हो गए, बड़े बड़े क्रिकेटर का नाम ले रहे हैं और फुटबॉलर का नाम ले रहे हैं, उनका मार्क्स उतना बेटर नहीं था, स्कूल लाइफ उतना बेटर नहीं था जितना अभी वो सक्सेस लाइफ में कर रहे हैं। तो इन चीज़ सामने में है फिर भी दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, पट्टी नहीं, बांध देखिए, के सवाल पूछ रहे हो। आप जो बोल रहे हैं हाँ। वो अलग चीज है। यदि आप एजुकेशन के फील्ड में बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्क्स जरूरी है। भैया आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, डॉक्टर बनना है, हाईएस्ट मार्क्स तो चाहिए, तभी आप डॉक्टर बनिएगा। इंजीनियर बनना चाहते हैं, जेई का एग्जाम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए, तो वहां पर मार्क्स जरूरी हो जाता है। बट यदि कोई स्पोर्ट्स का चीज है, यदि एजुकेशन के अलावा यदि कोई चीज हाँ। है ना, जैसे आपको क्रिकेट में बेहतर अच्छा लगता है तो वो आपका पैशन है, तो फिर वहां पे मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। हाँ। आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें आप कितना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं, आपके अंदर स्किल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप बेहतर कर लीजिए। यानी कि सिंपल बात है, कोई भी चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है, आप उसमें समय दीजिए, समय दीजिएगा आप कामयाब हो जाइएगा। मार्क्स अलग चीज है, वो एजुकेशन के लिए होता है। नहीं नहीं, आपने जो कहा है कि जो भी नीट के स्टूडेंट है, जेई के स्टूडेंट है, या किसी भी लाइक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या सच में कोई नीट का बच्चा अगर नीट क्लियर कर लेता है तो वो सक्सेस हो गया? वो मेडिकल का तैयारी कर लेगा, उसके बाद वो डॉक्टर बन जाएगा। वो हाँ। नीट एग्जाम इसलिए होता है हाँ। जो बच्चा ज्यादा नंबर ला पाएगा, इसका मतलब उसके पास ब्रेन के पास झेलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, कम समय में तेजी से कैलकुलेट करने की क्षमता ज्यादा डेवलप हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में अब कोई का एक्सीडेंट हुआ, हाँ। तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, अब भैया क्या किया जाए इंस्टेंटली कि वो जल्दी से भैया होश में आ जाए, तो उस टाइम पे वक्त नहीं रहेगा। कम समय में भैया एक्टिव होना है, कम समय में कौन एक्टिव हो पाएगा? जो पहले से प्रेशर झेल के आया। इसीलिए नीट वगैरह सबका एग्जाम लिया जाता है, कम समय में आपको सॉल्व करना है, ताकि वो भैया जब मेडिकल फील्ड में जाए तो इन्हें की सोचने लगे कि भैया ये जो पेशेंट आया है एक्सीडेंट हो गया, को दे कौन दवाई। ऐसा नहीं, सोचते भैया वो मर जाएगा। अभी बिहार के अगर मैं रिलेटेड बताऊं कि बिहार में ऐसे कई सारे हैं, और पूरे भारत की बता रहा हूँ, भारत में कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो घूस घास दे के बन जाते हैं। अब उनके पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो अरे करना क्या है यार, दिमाग बौखला गया। इधर वो सोच रहे क्या करना है, उधर पेशेंट वो तो एक्सेप्शन हर चीज में है। यहाँ पर तो भैया जो नॉन मेटल है ग्रेफाइट, वो भी बोलता है कि भैया हम करंट को अपने से पास होने देते हैं। तो एक्सेप्शन तो हर जगह है कि नहीं? मतलब टोटल मिलाकर के ये जो एग्जाम वगैरह होते हैं, मार्क्स वगैरह होते हैं, ये प्रेशर झेलने की कैपेसिटी को दिखाता है, कैपेसिटी को बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बहुत अच्छा मार्क्स ला लिया है तो सक्सेस वगैरह हो गया। खैर इधर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि हाँ, इसी पे है कि सच में पेरेंट्स को मार्क्स के लिए स्टूडेंट पर प्रेशर देना चाहिए? देखिए, मार्क्स के लिए बच्चे को प्रेशर देना सही नहीं है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए ना कि बच्चे के अंदर यदि थोड़ा सा पैशन है कोई चीज को लेकर के, बच्चा ऑटोमेटिकली मेहनत करेगा। क्या आपको बच्चे को कभी कहना पड़ता है कि वो थोड़ा सा मोबाइल चला लो ना? कहना पड़ता है? नहीं, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। तो एक टीचर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि भैया बच्चे को आप ऐसे पढ़ाइए कि बच्चा मोटिवेट रहे, घर पे जाकर को गार्जियन को प्रेशर ना देना पड़े कि जो सर जी पढ़ाए उसको तुम पढ़ो। यदि बच्चे को मजा आने लगेगा वो खुद करने लगेगा। तो मेन मोटो ये है कि बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया जाए, ये हो जाएगा, कोई प्रेशर की जरूरत नहीं। मतलब जो भी पेरेंट्स हैं कृपया करके बच्चे पर लोड ना दें कि मार्क्स लाना है लाना है लाना है, प्रेशर उसको खुद ब खुद मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है सर। अक्सर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि 10th के बाद
हमें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, मतलब मैंने लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है। देखिए क्लास 10th के बाद क्या लेना चाहिए, इसमें होता क्या है ना कि आप अपना गोल आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। यदि सच में आपका गोल डॉक्टर लाइन में यानी कि मेडिकल लाइन में जाना है, सच में आपका गोल इंजीनियरिंग करना है, हाँ। तभी जाकर के आप 11th-12th साइंस से करें। बाकी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, IAS, UPSC, BPSC, बिहार पुलिस दरोगा, इस सब का तैयारी करना है, आपके लिए आर्ट्स भी सही है। यदि आप है ना अकाउंटेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप फ्यूचर में CA बनना चाहते हैं, हाँ। या बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज करना चाहते हैं, आप कॉमर्स करें। तो ये अलग अलग फील्ड भैया अलग अलग चीजों को भैया डिसाइड करती है, तो आप देखिए- अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हाँ। सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। देखिए कई मतलब जो भी 10th के स्टूडेंट है वो माइनर के अंदर आते हैं, तो उनको ये डिसाइड नहीं रह पाता है कि हमें साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए फिर आर्ट्स लेना चाहिए, वो माइनर है, ले नहीं पाते हैं डिसीजन। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात, यदि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं हाँ। तो आप अपने टीचर से सजेशन लें। जहां पर आपने 8वां 9वां 10वां की पढ़ाई किया, तो वो टीचर आपको बखूबी जानते हैं कि हमारे द्वारा जो बच्चा पढ़ाया गया इसका स्ट्रेंथ क्या है, हाँ। इसका वीकनेस क्या है, फिर उसके बाद आप ले सकते हैं सजेशन से। मतलब जो भी स्टूडेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं कृपया अपने टीचर से सलाह लें कि मुझे क्या लेना चाहिए, और ज़्यादातर मतलब स्टूडेंट यही करते हैं। सर कुछ पर्सनल बातें हो जाए, बहुत हो गया। आप टीचिंग के दौरान मतलब टी कॉफ़ी मतलब टी या कॉफ़ी कुछ तो पसंद करते होंगे ना? भैया हम लोग तो देसी आदमी है ना, चाय तो हमारी मोहब्बत है ना। चाय तो कम से कम पढ़ाने के दौरान 24 घंटा में 3 बार तो हमको चाहिए ही चाहिए, तभी मजा आता है। यदि नहीं पीते तो लगता है यार कुछ मिस हो रहा है। जैसे अभी का टाइम हम लोग का रहता, मेरा अवधेश सर का, कि भैया अभी जाएंगे, क्लास खत्म होगा ऑनलाइन का और चाय पियेंगे, और अभी लग रहा है यार कुछ मिस हो गया, दुकान उकान सब बंद हो गया होगा, तो ये भैया चाय चलता है अपने। मतलब बिहार के अंदर है कि यार गर्मी चाहे 45 डिग्री काहे ना रहे, लेकिन चलेगा तो भाई चाय ही चलेगा। हाँ सर, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो आप सच में ऑफलाइन रहना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन जाना चाहते हैं? देखिए हमारा मेन मोटो है कि भैया हम सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। हमारा मेन मोटो है यदि हम एजुकेशन फील्ड में आए तो भैया हमें एक बैच में सिर्फ 50 बच्चा हम नहीं पढ़ाना चाहते। हम एक बैच में यानी कि 1 घंटा के अंदर में 50,000 बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम ऑनलाइन जाएंगे। हाँ। और इसी के लिए हमने ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है, ये विद्यालय आपको भी पता होगा। जो भी स्टूडेंट हैं अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं यहाँ पे तो कृपया ज्वाइन करिए ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन पे चैनल का नाम है evidyalaya.com। सर्च ऑन योर यूट्यूब एंड ऑल्सो vidmate ऑल्सो, यू कैन वॉच फ्रॉम योर होम। अगला क्वेश्चन है इसी में, सर आप किस में बिलीव करते हैं, डिसिप्लिन या टैलेंट में? देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि डिसिप्लिन में आप बिलीव करते हैं कि टैलेंट में। टैलेंट में। सच पूछिए तो हमारे अंदर टैलेंट नाम का कोई चीज नहीं। हमने अपने लाइफ में जो भी सीखा है ना, वो डिसिप्लिन मेंटेन करके। बहुत सारा चीज समझ में नहीं आता है, भले हम टीचर हैं, और बहुत सारे लोग कहते भी है कि वकील सर को आता क्या, समझ रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, तो हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि भैया हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं। हम एक नॉर्मल बच्चे की तरह है। हमको जब कोई चीज नहीं आता है 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं, 1000 बार प्रैक्टिस, फिर जब हमको अच्छे से आ जाता है फिर हम बच्चे को समझाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि बाबू हम थोड़ा बहुत ठीक ठाक है अपना, बट हमारे तरह बनना चाहते हैं या हमसे बेहतर बनना चाहते हैं। भले आपके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड न हो, आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए। जो चीज नहीं आ रहा है 100 बार बनाइए, 100 बार में नहीं समझ में आए 1000 बार बनाइए। एक समय ऐसा आएगा वो पूरी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि भैया टैलेंट से ज़्यादा मैटर डिसिप्लिन करता है। ऑलवेज बिलीव इन डिसिप्लिन। सर अक्सर बच्चों का सवाल रहता है और पेरेंट्स भी दबाव देते हैं कि मॉर्निंग स्टडी सही है या फिर नाइट स्टडी? देखिए यदि हम अपने अकॉर्डिंग यदि बताएं तो मॉर्निंग स्टडी में क्या होता है ना कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, पूरा खाली रहता है, और जो चीज़ खाली रहे वो चीज़ उतना तेज़ी से भरा जा सकता है। इसलिए यदि आप सुबह में उठ के पढ़ते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्रेन डाउनलोड कर लेता है। यदि हम बात करें शाम के टाइम में तो इंसान भर दिन कुछ ना कुछ करते रहता है,
तो अच्छा अच्छा बात भी और खराब खराब बात भी माइंड में डाउनलोड हो गया रहता है। हाँ। उसके बाद शाम के टाइम में लोगों का जो बॉडी है उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं रहता है हाँ। जितना मॉर्निंग टाइम में रहता है। तो जब आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर भी एनर्जी नहीं है, तो वो उतना ज़्यादा गेन नहीं कर पाता शाम के टाइम में। इसलिए यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम में स्टडी करने का। एक बुक जो हर स्टूडेंट को पढ़नी ही चाहिए, मतलब पढ़नी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भैया आपका जो धार्मिक किताब है, हाँ हाँ। भैया पहले आप जो है ना आप अपने धार्मिक किताब को पढ़ें। जैसे आप यदि इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो आप कुरान शरीफ पढ़ें। आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो आप बाइबल, गीता या महाभारत पढ़ें। क्योंकि आपका जो धार्मिक ग्रंथ है वो आपको इंसान बनाता है। तो सबसे पहले हमें इंसान बनना चाहिए, उसके बाद बाहरी दुनिया का कोई किताब आप पढ़िए। एक हैबिट जो हर स्टूडेंट्स को आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। कंसिस्टेंसी। हम लोग बहुत ज्यादा फरफराते हैं। हाँ। दिक्कत ही है, जैसे हमने अभी आपको मोटिवेट कर दिया और आप क्या होइएगा कि भैया हाँ शुरू करते हैं, अभी से पढ़ना शुरू करिएगा, है ना। जैसे हमने कहा कि भैया टॉपर बनना है, एकदम उखाड़ देना है, फाड़ देना है, वो बच्चा उठाऊंगा, पढ़ना है तो पढ़ना है। अब बच्चा एकदम सोच लिया कि बाप रे वकील सर बोल दिया अब तैयारी करेंगे। भैया वो तैयारी करने के लिए बैठेगा, हाँ। आज तो भर रात पढ़ लेगा, लेकिन कल से वही रामा वही खटोला, फिर से उधर से एक फिर मैसेज से वही आया। हाल। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि भैया इंसान के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप रोज पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। हाँ। कंसिस्टेंसी भैया आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अब क्या है? हाँ सर, अगर इस वक्त लाखों स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हो और आप उन्हें सिर्फ एक मैसेज, मतलब एक मैसेज देना चाहिए, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो बोलेंगे भैया कि हमारा जो ई विद्यालय चैनल है यूट्यूब, उसको आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का पीछे का ये रीजन है कि हम चाहते हैं पूरे बिहार के बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन देना, और हम अकेला इस चीज को नहीं कर सकते। हमारे समाज के, हमारे पूरे बिहार के जो बच्चे हैं वो हमें सपोर्ट करें, और जिसके अंदर पैशन है कि हम पढ़ा सकते हैं वो हमारे साथ बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं, तभी जा करके हमारा काम पूरा होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ई विद्यालय को आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें यदि आप बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि बिहार बेहतर तभी बनेगा जब एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो बेहतर होगा, और वही देने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि YouTube पे कई सारे कंटेंट भरे पड़े हैं, लेकिन हमारा माइंड किसी एक को ट्रिगर नहीं कर पाता है। अगर आप ग्राउंड से हैं, लेवल से हैं, सकरी से हैं, या फिर बेनीपुर से हैं, या लोकल एरिया से हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं जो भी आउट ऑफ एरियाज हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी आउट ऑफ एरिया हैं, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा चैनल देखना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि एक बार आपको evidyalaya.com विजिट करना चाहिए। 1 क्लास करके देखिए, 2 क्लास करके देखिए, कम से कम देखिए तो सही, फिर पता चलेगा, उसके बाद बात करते हैं। जस्ट वॉच इट। उसके बाद क्या था सर? आज आपने इस पॉडकास्ट में बहुत वैल्यूएबल और बहुत अकाउंटेबल बातें बताई हैं। जो भी स्टूडेंट हैं इस बात से अगर सहमत होंगे, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये बात पता चल गया होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कुल मिलाकर के बहुत बहुत तो धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड फिर से मैं कहूँगा दिल से शुक्रिया सर। पूरे पॉडकास्ट के बाद अगर मैं फाइनल एक मोटिवेशन लाइन की बात करूँ तो कृपया। तो जैसा कि हमने आपको इंट्रो में ही बताया था, हाँ। कि हम भैया एक राइटर भी हैं और एक भैया पोएट भी हैं, तो हाँ। कविता वगैरह सब लिखते हैं। तो हमने जो लिखा वो आपको सुनाते हैं। तो कविता कुछ इस तरीके से, तू कर यार हो जाएगा, तू कर यार हो जाएगा, डर मत तू हार जाने से, पगला आज हारेगा तो कल तू ही जीतेगा, तू कर यार हो जाएगा। तो जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है, एकदम बड़े बड़े सपना देखिए, और जो इंसान सपना देखने की क्षमता रखती है वही का भैया सपना साकार होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड सही में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, द रमेश मल्हान शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ रमेश मल्हान,
मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।